नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फोर्थ वीडियो, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें थर्ड वाला पार्ट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का भी कोई डिपेंडेंस है क्या। कुछ लोगों ने इसकी एक्सपेरिमेंटल किया तो उन्होंने क्या देखा कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर किसी रिएक्शन का बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 टाइम से 3 टाइम, किसी ने 2 टाइम गेन किया, किसी ने 3 टाइम गेन किया, किसी ने 2.5, इसका मतलब 2 से 3 टाइम्स उसकी रेट बढ़ जाती है। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मम्मी जब बना रही है वो रसगुल्ला, तो क्या करेंगे, आप देखना कि जैसे आपको शुगर आपके अंदर डिजोल्व की गई, आप देखना कि वाटर में शुगर डाली जाएगी तभी आपको चाशनी बनेगी। वो जिसको कंसनट्रेट शुगर सॉल्यूशन, जिसमें आपको रसगुल्ले डाले जाएंगे या फिर वो गुलाब जामुन डाले जाएंगे। ओके, इसमें आप देखेगा कि आप 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, 5, ये तो आसानी से घुल गए। मम्मी ने 10, 15, 20 डाले तब आप देखना नहीं घुलेगा। अब आप मम्मी क्या करेगी, इसको थोड़ी सी बर्नर पर रखेगी, बर्नर पर हीट देगी। उसके बाद देखना कि आप वो जो जो रिएक्टिविटी है, उसका जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ने लगी। और उसके बाद में आप देना कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक तार की चाशनी बनती है। इसका मतलब टेम्परेचर का भी कुछ इफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन बढ़ गई, ठीक है, रिएक्शन बढ़ गई तो वो सोल्यूबिलिटी। इसी तरीके से खाना बनाते समय देखिएगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उस अकॉर्डिंग आप देखना कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। टेम्परेचर आप इवन दो आपके टमाटर पर देखिए, टमाटर को आपने एक तो रखा फ्रीज में और एक रखा आपने बाहर। बाहर का जो रखा हुआ टमाटर है वो 3-4 दिन बाद खराब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। पर फ्रीज वाला 20 डेज, 25 डेज, तब तक वो मतलब उतना ही स्पॉइल होने में 25 डेज लगा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और रिएक्शन के बढ़ने से उसके अंदर ही केमिकल रिएक्शन होगी तो वो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। जैसे टमाटर में कंप्लीशन होगा तभी ना स्पॉइल्ड हुआ है, मतलब उसकी जो प्रोटीन का डिजोल्व होना, कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। वो पहले कच्चा था, अब पका है और पकेगा और अच्छे से पकेगा। इट मीन्स ये थोड़ा सा ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। बस इसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर के कारण से उसकी रेट ऑफ स्पीड बढ़ा दी। इसके लिए एक इक्वेशन आई है, इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, के इजिकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए क्या है यहाँ, आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये बहुत काम का है, ये है तो फैक्टर और आर्हेनियस ने दिया है एज ए कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है ना। बट इसका इंपॉर्टेंस आर्हेनियस ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो के की वैल्यू इजीली आपको फाइंड आउट होगी। इसके बारे में बताया तो किसी सबसे पहले आर्हेनियस ने नहीं बताया था, पहले बताया था वॉन टॉप ने। वॉन टॉप ने तो बताया था, बट इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसके बारे में मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, इसका जो आगे की तरफ जितनी स्टडी है, ये सब आर्हेनियस ने किया। वॉन टॉप की चीज़ को आगे बढ़ाया, इसीलिए आर्हेनियस ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया, रेट ऑफ की जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या, क्या इसका कोई रिलेशन है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो आपकी स्क्रीन पे, के इजिकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है यहाँ पे, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये भी अभी आप डिटेल में पढ़ाएंगे। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये है आर्हेनियस और ये है वॉन टॉप, जिन्होंने पहला इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क जो किया ना, एनालिटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब आर्हेनियस ने किए। फॉर ए रिएक्शन ऑफ टू हैपन मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स एंड देन फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। अब वो कह रहा है कि ये क्या चीज़ है एक्टिवेशन एनर्जी। वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं आपको उससे बताता हूँ। ये देखिए, ए बी और सी ये 3 रिएक्टेंट है, इनसे प्रोडक्ट बनना है, कुछ भी जेड प्रोडक्ट बनना है। बट जब तक ये कोलिजन नहीं करेंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक रिएक्ट भी नहीं करेंगे। ये कोलिजन आगे कोलिजन करेंगे, आपस में इनके बॉन्ड टूटेंगे। मतलब इससे पहले क्या था, मैं हल्का सा बता देता हूँ। ए और ए के बीच में बॉन्ड था, ठीक है, बी और बी के बीच में बॉन्ड था, और सी और सी के बीच में। अब रियल में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये सारे ब्रेक, और ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, आपस में बाइंड हो जा रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको। तो इसका मतलब पहले तो
जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट उसके आपस में बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद वो फ्रीली एटम की तरह मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसके लिए, बिना काइनेटिक एनर्जी के तो मूव ही नहीं करेंगे। और मूव करके वो जब मूव करते हुए जब मूव कर देंगे तो आपस में फिर आपस में मिलेंगे, वहाँ पर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि मूवमेंट कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, वो मिनिमम एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। या आप ये समझ लीजिए कि एक्टिव होने के लिए मिनिमम एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, उसमें भी समझेंगे आप कि ये जो प्रोडक्ट बना उनसे तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, इसके लिए आप देखिएगा कि ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब तक ये इतना इसके एटम्स में, अदरवाइज क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये शोल्ड पड़ा हुआ है, इस शोल्ड में अपने आप ही वो ब्रेक होकर अपने आप ही कुछ अलग प्रोडक्ट बनना है ना। इसमें कभी कभी क्या होता है, AgCl जो आपकी बोटल्स होती है उसके अंदर ही रिएक्ट कर जाता है। बहुत से हैं जिसको गर्म करने से भी रिएक्ट वो नहीं करते हैं। इसका मतलब हर एक चीज़ का एक्टिव होने का, उसके पार्टिकल के, एटम का, मूवमेंट का, सबके लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। जो लेस रिएक्टिव है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्टिवेशन के लिए, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं हम EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, ठीक है, ओके। अब ये हो क्या रहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स को हमको एनर्जी देनी है, इतनी एनर्जी देनी कि इसके इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, एटम घूमने लगे, सब मूवमेंट करने लगे और इसके आपस के बॉन्ड टूट जाए। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी कब करता है, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कब करता है कि इसको इतनी एनर्जी दे दो कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और इसके बीच में, ये टूट जाए और ये इधर की तरफ मूव कर जाए। ओके, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस ऐसे एटम में भी ऐसे मूवमेंट करने के लिए चाहिए, तो एक बॉन्ड तोड़ो और उसको फ्रीली घूमने दो, उस वाली के लिए यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक बन गया, अब यहाँ पे ले जाके छोड़ दो, अब उसके बाद में तो अपने आप ही वो गुड़ कर यहाँ आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब केवल ऊपर तक ले जाना जरूरी है, उसके बाद छोड़ दीजिए अपने आप, फिर वो प्रोसेस चल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा उस तरीके से समझाया गया जैसे आपको रियल में समझाना है। कैसे, ये है आपका, पहले देखिए आपको, ये है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट, ओके। अब आपका इम्पोर्टेंट, आपको ये नोटिस ये करना है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट होना और यहाँ पे जाना है। इसके लिए पूरा एक पाथ है, ठीक है ना। अब पाथ में क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाना इम्पॉसिबल, ठीक है ना, ये तो जा नहीं सकते हैं। जाना तो इसी पाथ से है, यहाँ से। तो सबसे पहले तो स्टॉप पे आना जरूरी है। स्टॉप पे आने के लिए इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी है 50, आपको चाहिए 110 किलो जूल। ऐसा करोगे तभी आपके जो एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन वगैरह का मूवमेंट फास्ट होगा और फिर आप रिएक्टिविटी के लिए लायक होंगे। तो यहाँ पर जो आपस में कोलिजन, नहीं तो आप हीट देते हो उसकी एनर्जी, या कोई कैटलिस्ट डालते हो, किसी भी तरीके से एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के बाद में क्या होगा, ये सारे रिएक्टेंट इस जगह पे आएंगे और यहाँ आके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उस कॉम्प्लेक्स में रिएक्टेंट के अपने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, दोनों ही ट्रांजिशन फेज में रहेंगे। मतलब कंप्लीटली रिएक्टेंट के बॉन्ड नहीं टूटे और कंप्लीटली प्रोडक्ट भी के भी बॉन्ड नहीं बने, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ओके। तो ये कह रहा है कि ये EA, इसको बोलते हैं EA, का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। पर आप फॉरवर्ड तरह के जा रहे हो तो ये EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ओके। अब इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर आया तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, इसको पार कर गए तो इसका मतलब अब तो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे लेके आगे छोड़ दो, इजीली अपने आप यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तो ये ऐसा जो बताया था ना, यू हो के यहाँ छोड़ दो, ये अपने आप आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात, हमने कहा कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी 50, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिला के दीजिए 30। इसका मतलब इतनी एनर्जी कम हो गई, मतलब हमारे सिस्टम ने के पास में 50 थी, यहाँ से 20 जूल की एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब लॉस हुआ है मेरे सिस्टम से, लॉस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम आवर सिस्टम, या फिर बोलेंगे हम एग्जिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, थर्मो। एग्जिट का मतलब होता है एक्सो, ओके, और हीट को आप हमेशा बोलते हो थर्मो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला ये, इसका मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट, एक्सोथर्मो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सिस्टम से लॉस हुआ, एग्जिट हुआ, किसका लॉस हुआ, हीट का लॉस हुआ, एग्जिट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक। अच्छा, डेल्टा एच कैसे लिखेंगे इसके लिए, जब आपका सिस्टम लॉस कर रहा है तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो बना है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ही ग्राफ बना है, पर इसमें और भी चीज़ें बता रहे हैं। एक्सोथर्मिक, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, ये 3 चीज़ के बारे में और लिखा है जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आपको एक चीज़ और बतानी है, क्या, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा ले जाऊँ तो क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट से मैं रिएक्टेंट बनाऊंगा तो मेरे को ये एनर्जी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों, क्योंकि यहीं पे आने के बाद में ये मूव करेगा इधर। इट मीन्स ये जो एनर्जी है ना इतनी ज़्यादा, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये है। इससे पहले ये फॉरवर्ड की था, अब ये बैकवर्ड का है, ठीक है ना। दोनों तरीके से ये निकालना आना चाहिए। और ये कैसे निकलेगा, जब आप समझेंगे कि वास्तव में इसको एक्टिव करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। ग्राफ से ये पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतनी एनर्जी चाहिए। इधर से आओगे तो ज़्यादा चाहिए, इधर से आओगे तो कम चाहिए, मतलब फॉरवर्ड में कम चाहिए, कितनी है कि 110 - 50 इतनी चाहिए, 60 की। अगर इधर की बात करें तो ये है 30 और 110, टोटल कितनी चाहिए 80, हाँ 80 के आसपास चाहिए, ओके। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, बस इतना सा बताना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक कॉम्प्लेक्स क्या है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है HI, मतलब S2 और I2 के बीच में रिएक्शन करना, 2HI बनना है। पहले आप ये देखिए कि इन दोनों के बॉन्ड देखिए, इन दोनों में बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब यहाँ देखिए आप दोनों के बॉन्ड बने हुए हैं, HH के बॉन्ड बने हुए, II के बॉन्ड बने हुए। ऊपर आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पे देखिए, ये कंप्लीट बॉन्ड बने हुए हैं, ये ऐसा भी बॉन्ड बना हुआ है, पर ये मतलब कंप्लीट नहीं है, ये डॉट 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 है, ये ऐसा डॉट 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 है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बताता हूँ। इसको देखो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ये भी डॉट 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 डॉट, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स क्या इंटरमीडिएट टाइप का है, जिसमें न तो रिएक्टेंट के बॉन्ड कंप्लीटली टूटे हुए हैं, न ही प्रोडक्ट के कंप्लीटली बने हुए हैं। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। और यही कॉम्प्लेक्स बाद में क्या होगा, फिर कंप्लीटली ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। ये कब बनेगा, ये इस जगह बनेगा। और इस केस में क्या होगा, HI का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। इनका टूटना और इनका बनना ये यहाँ होगा, ओके। ये बात आपको लगभग क्लियर हो गई। रिएक्शन आगे बढ़ रही है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉर्म, ये जो बना है डायग्राम, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही डायग्राम है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बॉन्ड HH के बीच में, II के बीच में, यहाँ चारों बॉन्ड बने हुए हैं, और यहाँ पर HI के बीच में बॉन्ड बना है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, जो थ्रेशोल्ड बैरियर है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस की जो फॉर्मूला है कि AE - EA/RT, इसका आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग कीजिए। नेचुरल लॉग मतलब RHS LHS दोनों तरफ करेंगे, तो ln K = ln A ln E - EA/RT। चेंज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है चेंज। अब क्या ये रूल कहता है कि जब ऐसा होगा तो पावर नीचे आएगा, तो -EA/RT हो जाएगा, तो ln का आपसे डिजोल्व, सब वहाँ से रिमूव होगा और ये हो जाएगा। ये सिंपल रूल। ln K का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस इक्वेशन में लिखना चाहूँ, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना।
तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग अगर जमाना चाहूँ तो इसको मैं y मान लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम एक्स पे हम टाइम ले लेंगे तो टाइम वाला ये वाला पार्ट x हो जाएगा और उसके साथ वाला पार्ट ये स्लोप हो जाएगा, और बाकी जो बचा है वो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करके अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के लिए क्या करेंगे देखिए आप, ठीक है। अब ये जो आपने डिसाइड किया है इसको आप यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले सी से शुरू करते हैं। सी क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एल एन ए, मतलब एल एन ए तक जाइए, ये लो एल एन ए, ये जो इंटरसेप्ट वाली स्थिति है ये सी वाली स्थिति है, यहाँ तक गए। अब स्लोप देखेंगे तो माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा है इसका मतलब नेगेटिवली मूव करेंगे तो माइनस, और कितना स्लोप होगा कि माइनस ई ए अपॉन आर, ये स्लोप हो गया। और 1/t के बीच में ग्राफ होगा, ये x होगा, तो ये देखो ये x एक्सिस पे ये लिखा है log ऑफ के, ये y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे ये लिखा है, c की जगह आपने c लिखा है और स्लोप की जगह माइनस ई ए अपॉन आर। इस तरीके से एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ है। किसके बीच में, नेचुरल log के और 1/t के बीच में। इसी तरीके से अगर कहीं आपको t आ जाए कि एल एन के और t के बीच में ग्राफ बनाना है, तब और उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब हर चीज़ आपको देखना है कि y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है। यहाँ पर x की जगह आपको 1/t आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ x की जगह क्या आ रहा है 1/t, इसका मतलब यहाँ 1/t ही लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर y की जगह एल एन के लिखना है, ठीक है। जैसा आपको आ रहा है, अगर ये सब कुछ होगा या t लिखोगे तो फिर बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ग्राफ भी हो सकता है चेंज हो जाए। तो आपको ये तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, और 2-3 ग्राफ पढ़ा दिए हैं तो अब तक लगभग आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी किसने दी थी, मैक्स ट्राउस एंड विलियम लेविस। कोलिजन मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे आपका प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए क्या लिखा है कि नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने नंबर है, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट मिलाते हैं तो आप देखना प्रोडक्ट अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट उसमें जो कोलिजन करने वाले पार्टिकल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो गए। जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी फास्ट हो जाएगी या मोर नंबर की हो जाएगी। एक तो स्पीड बढ़ती है, ज़्यादा लड़ाई जंगने वाले होंगे तो ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी आएगी, दोनों चीज़ें। और ये डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ द कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं हर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम पे। अभी कैसे, इसको देखिए, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे होगा कि नीचे की तरफ लिखा है, कैसे कि रेट इस तरीके से होगा, क्योंकि आरएनएस ने जिस तरीके से कहा है कि जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी के अकॉर्डिंग रेट होगा। यहाँ कुछ भी जैसे सी डी होता तो जेड सी डी हो जाता है ना। ओके, कोलिजन की थ्योरी क्या कहती है कि वो कहती है कि जो पार्टिकल होते हैं उसके एक तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। कैसे, देखिए आप, हमने कहा कि दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां आप चल रही है और एक तो इस डायरेक्शन में चल रही है और एक इसी के सेम डायरेक्शन में सेम पाथ, पर स्पीड बहुत स्लो है। तो आपको क्या लगता है, ये भी स्लो है ये भी स्लो है, तो क्या होगा, आपस में आएगी टकराएगी, कुछ नहीं, नो, कोई डैमेज नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब आप इसको रियल लाइफ से नहीं लेंगे, कार के अगर तेज टकराएगी तो बहुत डैमेज होता है, जन धन की हानि होती है। लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा डैमेज होगा इसका मतलब उतना ही अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी, पर वहाँ रियल लाइफ में नहीं है ना। हम तो कार का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर कार स्लो आई और टकराई तो कोई डैमेज नहीं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं, कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं। अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं दोनों अब फास्ट आई, दोनों फास्ट आई और दोनों फास्ट तो आ रही है बट एक पाथ पे नहीं है, एक यूं निकल गई और एक यूं निकल गई, हल्की सी टच करके निकल गई, तो क्या लगेगा, प्रोडक्टिविटी हुई, कोई डैमेज हुआ नहीं, वेरी वेरी लेस डैमेज, नो प्रोडक्टिविटी या वेरी लेस प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब आपको इम्पोर्टेंट बात है कि जब फास्ट भी आना है, दूसरी बात है कि हेड टू हेड टकराना है, तब में मोर डैमेज होगा,
मोर डैमेज मतलब मोर कोलिजन, और जितना कोलिजन उतना प्रोडक्टिविटी। तो कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक मूवमेंट की एनर्जी होनी चाहिए, और उसी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि इजीली एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक जाए और फटाफट प्रोडक्टिविटी के मूवमेंट करे। दूसरी बात मैंने कहा एक ही पाथ में, मतलब ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए। ओरिएंटेशन अगर अच्छा हुआ तो प्रोडक्टिविटी अच्छी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी अच्छी हुई, तो दोनों ही चीज़ चाहिए। और उसकी केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट के बॉन्ड अच्छे से टूटेंगे, जल्दी मूवमेंट, मतलब वो एटम्स होंगे जो प्रोडक्ट के लिए जाएंगे वो फ्री जल्दी होंगे और काइनेटिक ज़्यादा तो जल्दी मूवमेंट करेंगे, और फटाफट दूसरे रिएक्टेंट के उसके एटम के पास पहुंचेंगे और वहाँ फटाफट वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट वो ज़्यादा बनेंगे, और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। मतलब किसको अच्छा कोलिजन बोला, तो हेड टू हेड और फास्ट स्पीड। अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो ये ऊपर वाली थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात हेड टू हेड, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे ये देखिए हल्की सी अड़ के निकल गई, कोई डैमेज नहीं, इसका मतलब कोई कोलिजन नहीं है, इसको कोलिजन बोलते ही नहीं है, या वेरी लेस होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव। और इफेक्टिव होते ही नए बॉन्ड बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। हमने कहा कि ये लास्ट, इसमें क्या लिखा है कि मैंने कहा CH3Br और इसके बीच में रिएक्शन हुई, इसमें इस तरीके से रिएक्शन हुई। इसके दो तरीके हैं, ओरिएंटेशन के दो तरीके हैं, एक तो इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पर ये है OH माइनस और ये CH3Br में ये भी माइनस है। अगर ये इधर की तरफ से आकर इधर करेगा तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में रिपल करेंगे, ये C से इसको बॉन्डिंग करने ही नहीं देगा। इसको ये क्या चाहता है कि C से बॉन्डिंग करना, पर यहाँ C क्या है, पहले ही वो कह रहा है कि नहीं नेगेटिव रिपल्शन, चलो दूर हटो। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। बट ये OH अगर मान लो इधर से आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इट मीन्स अपोजिटली चार्ज, तब तो अट्रैक्शन होगा। ये इनका भी अभी तक है अट्रैक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन इनका एक अट्रैक्शन होगा, ये नया बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। बट ये यहाँ पे पहुँच तो पाया, अगर ये इस तरीके से आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इंटरमीडिएट के समय अगर इस तरीके से होगा तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तब रिएक्शन कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पे और काइनेटिक पे। ये इसको समझाने के लिए ये पूरा ये बताया गया कि कब ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला जो नीचे वाला है इसमें ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनेगी। ठीक है ना। अब ये डिपेंड भी किससे करता है, प्रोबेबिलिटी पे करता है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आने की और इसको करने की। तो वो कह रहा है कि RNAs में ही अब एक नई चीज़ और जोड़ दी। अभी तक RNAs का ही रेट ऑफ रिएक्शन की चल रही थी, उसी में एक चीज़ P और जोड़ दो कि इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब रिएक्शन तो होनी है, वैसे ही होनी है, ZABE माइनस EART ऐसी ही होनी है, बट P और जोड़ दीजिए कि अगर ओरिएंटेशन और काइनेटिक का भी अगर रोल होगा तो इतनी प्रोबेबिलिटी वाले रिएक्टेंट आएंगे, तब उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये है प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर, जो कि इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, या रेट में इसका ये चीज़ का योगदान रहेगा। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, पर इनके बीच में ज़्यादा कोई खास लड़ाई नहीं, पर एक कैटलिस्ट आता है, वो क्या करता है, दोनों को भड़काता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक थर्ड पर्सन आया, इस थर्ड पर्सन ने क्या किया है, इसको भी कहा कि नहीं यार ये जो सेकंड पर्सन है, जैसे इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम और इसका नाम है मोहन, तो मोहन ने राम को कहा कि श्याम आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है, और श्याम को बोला कि राम ऐसा ऐसा बोल रहा है। इट मीन्स दोनों को गुस्सा दिला दिया। अगर दोनों को गुस्सा आ जाएगा तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई और फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो कोलिजन फास्ट हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी, या जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो फास्ट हो जाएगी। दोनों गुस्सा आ गया तो मोहन एक बात बोल के दोनों को बात बोलकर बाहर निकल गया, एक बार आया बात बोली निकल गया। रिएक्शन में कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, केवल इसने क्या किया, रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया, गुस्सा दिला दिया दोनों को फटाफट, फिर तो रिएक्शन हुई फटाफट,
फिर तो मार धाड़ से एकदम। इट मीन्स ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। इसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आता है। अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो फटाफट आके बाहर निकल भी जाएगा उधर से। मतलब इसका कोई रोल, बस रोल इतना है कि ये इसकी रेट को बढ़ा रहा है। और दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करके जाता है कि फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें MnO2 कैटलिस्ट है, तो रियल में होना था इस तरीके से। उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा है, बट कैटलिस्ट के आने से आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी रह गई है। तो रिएक्शन जब कैटलिस्ट आ जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी कि जो पहाड़ी पे चढ़ के नीचे गिर रहे थे, अब वो छोटी पहाड़ी हो गई तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट इस लायक हो गए कि पहाड़ी पे चढ़ने लायक, या बहुत सारे रिएक्टेंट के पार्टिकल की इतनी कैपेसिटी है कि इतनी तो एनर्जी है कि यहाँ चढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट विल पार्टिसिपेट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कोलिजन बढ़ेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी जो ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो भी कम हो गई। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा होंगे, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन सब का एक ही आंसर है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और जल्दी बनेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जल्दी बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट के लिए तो इतना है, और कैटलिस्ट के बाद में नीचे वाला है। इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के कारण से लो हो गई और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, बस इतना सा है। ठीक है ना। अगला, अगर एक और वर्ड है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है कि इनहिबिटर इनहिबिट करता है। अभी तक आपने क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया था, तो इनहिबिट क्या करता है, जस्ट अपोजिट वर्क। कि इनहिबिट इसको क्या करे, जैसे इसलिए मोहन आया राम को बोलता है, अरे नहीं श्याम तो तारीफ कर रहा था आपकी, श्याम तो आपके बारे में कभी कुछ कहता ही नहीं है। श्याम के पास बोला कि राम तो कुछ कहता ही नहीं है, तो आपकी तारीफ कर रहा है। इट मीन्स इसके बीच में अब लड़ाई और कम हो गई, पहले जो लड़ाई चल रही थी उसको और कम कर दिया। ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे इनहिबिटर। मतलब एक ही पर्सन दो काम भी कम कर सकता है, लेकिन अलग अलग पर्सन होते हैं कि कोई इनहिबिट का काम करता है, कोई मूवमेंट का काम करता है। पर इनहिबिट का मतलब होता है कि उनकी लड़ाई कम कर देनी। लड़ाई कम हो गई तो मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी का कम होना, इसका मतलब फिर तो कोलिजन ही कम हो गया। कोलिजन कम हो गया तो फिर प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गई। सब कुछ कम कर देगा ये इनहिबिटर। और इसी तरीके से पहले वाला कैटलिस्ट क्या करता है, लड़ाई बढ़ा रहा था, काइनेटिक बढ़ा रहा था, रिएक्शन बढ़ा रहा था, तो इनहिबिट वाला इनहिबिट करता है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, सबसे एक ही आंसर आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ाता है। अभी बताया मैंने, ज़्यादा लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने, ज़्यादा एनर्जी वाला, ठीक है ना। कम बैरियर है तो फटाफट ऊपर चढ़ेगा, और फटाफट ऊपर चढ़कर उस केस में क्या होगा, उसमें तुरंत क्या होगा, ये इस तरीके से तुरंत चढ़ा तो फटाफट प्रोडक्टिविटी आया। छोटा ये कम हो गया, ये तो ज़्यादा लोग आए। ये चीज़ आपको कैटलिस्ट करता है। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हो गया है।